हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लेसन नंबर सेकंड ब्रिंगिंग अप करी इस लेसन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हम फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को आपने देखा नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब लेफ्ट जो बचा हुआ पार्ट है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो हम कहाँ तक आ चुके थे फ्रेंड्स? हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ये पैराग्राफ हमारा ख़त्म हो चुका था, यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। जो फर्स्ट वाली वीडियो मैं फिर दोबारा से दोहराता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको लेसन को अच्छे से तैयार करना है तो फर्स्ट पार्ट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके या चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सीइंग ऑफ द ड्रिफ्ट बाय इन द current, Curry who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स कि धारा की गति को देखते हुए अब क्या हो रहा था, वो डूब रहा था। वो जो चाइल्ड उसको बचाने के लिए गया था, उस बच्चे को, वो दोनों डूब रहे थे। और जो करी वो सामान्यतः बहुत स्लो होता था। हाथी क्या दिखाई देते हैं? स्लो और आराम से चलने वाले, सुस्त दिखाई देते हैं। सडनली एकदम से पानी के अंदर आया, लाइक ए हॉक, एक हॉक की तरह। हॉक क्या होता है? कि शिकारी पक्षी जो बहुत तेज उड़ता है। एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, और पानी के आधे रास्ते तक आया जहाँ पर मैं था, मतलब जो बच्चा था। वेयर आई सा हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, और मैंने देखा उसने दोबारा से अपने ट्रंक को फैला रखा था। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड, मैंने अपने हाथ को ऊपर उठा उसको पकड़ने के लिए और वह फिसल गई। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, तो मतलब उसकी सूंड को वह पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसका हाथ फिसल गया और उसने क्या पाया कि वह फिर से पानी के अंदर जा रहा है। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं ये जो बच्चा है फ्रेंड्स, इसको बचाने की कोशिश की जा रही है, वो पानी में डूब रहा था। और ये कौन है फ्रेंड्स? हमारा करी, लेसन का कैरेक्टर। और ये वह चाइल्ड जो उसकी देखभाल करता था, जो उसको पाल रहा था। This time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bend and shot upward like an arrow. इसका मीनिंग क्या हुआ? इस बार अब वह नीचे डूब रहा था, इस बार उसने क्या पाया कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, तो उसने क्या करा, अपने पैरों को सिकोड़ के और फिर जोर से उसके बेड के ऊपर, रिवर के बेड के ऊपर किक मारा और ऊपर की तरफ आने की कोशिश की। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विद माई हैंड, और इसकी वजह साथ साथ वह उस लड़के को भी पकड़े हुए था जो कि पानी के अंदर डूब रहा था। एज माई बॉडी रोज अबो द वाटर आई फेल्ट ए लेसो अराउंड माई नेक, तो जैसे ही मेरी बॉडी पानी के अंदर डूब रही थी, मेरे को एक लेसो का मीनिंग क्या होता है? एक रस्सी जो कि इस प्रकार की होती है, जिसको आगे से ऐसे बना दिया जाता है किसी चीज़ या को पकड़ने के लिए, किसी चीज़ को कैच करने के लिए। इस तरह का फील हुआ उसकी गर्दन के चारों तरफ, मतलब उसकी गर्दन के चारों तरफ उसको क्या लगा कि कोई रस्सी है, जैसा कि फिगर में दिखाई गया है, एक लेसो। दिस फ्राइटेंड मी, इसने मेरे को डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू स्वेलो मी, तो मैंने क्या सोचा कि कोई पानी का जानवर मेरे को निगलने की कोशिश कर रहा है। आई हियर्ड करी स्क्वीलिंग एंड आई न्यू इट वाज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, ही पुल्ड अस बोथ एशोर। मतलब फ्रेंड्स जो करी स्क्वीलिंग मतलब चिल्ला रहा था, चिंगाड़ रहा था, अब मेरे को पता चल गया था कि ये उसकी सूंड है और उसने उन दोनों को
किनारे तक खींच लिया। करी वॉज लाइक ए बेबी, ही हैड टू प्रेन टू बी गुड एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिसचिफ देन एवर। तो एक करी क्या था, एक बच्चे की तरह था और उसको अच्छा बनने के लिए ट्रेंड किया जाना था। अगर तुम उसको नहीं बताते थे व्हेन ही वॉज नोटी कि तुम शरारत कर रहे हो, ही वॉज अप टू मोर मिसचिफ देन एवर, और वह और ज़्यादा बदतमीजी करता था। फॉर इंस्टेंस वन डे somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, एक दिन एक बार किसी ने उसको बनाना दे दिया खाने के लिए और बहुत जल्द ही उसको बनाना से प्यार हो गया, मतलब बनाना उसको बहुत अच्छा लगने लगा, पके हुए बनाना। We used to keep large plates of fruits on a table near a window in the dining room. One day, all the bananas on that table disappeared, and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. हम क्या करते थे, बड़ी प्लेट्स के अंदर फ्रूट्स रख दिया करते थे टेबल के ऊपर, एक खिड़की के पास डाइनिंग रूम में, मतलब खाना खाने के रूम में टेबल के ऊपर बड़ी प्लेट के अंदर फ्रूट्स रख देते थे। और एक दिन सारे बनाना वहाँ से गायब हो गए। तो मेरी फैमिली ने क्या ब्लेम किया, उस सर्वेंट को, मतलब जो नौकर था उनके घर में जो काम करता था, उसके ऊपर ब्लेम लगाया, दोष लगाया कि उसने सारे फ्रूट्स खाए हैं। A few days later, the fruit disappeared again. This time, the blame was put on me, and I know I had not done it. और कुछ दिन के बाद फिर से दोबारा से वो सारे फ्रूट गायब हो गए और फिर अब की बार ब्लेम मेरे ऊपर आया और मैं जानता था मैंने नहीं किया था। It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. और इस बात ने मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्से में कर दिया, मेरे को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया जब मेरे पेरेंट्स और सर्वेंट्स ने उसको ब्लेम किया और मैं जानता था कि सभी बनानास उन्होंने लिए हैं। The next time fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. तो अगली बार जब फ्रूट डिसअपीयर हुए मेरे को एक बनाना मिला। स्मैश्ड मीन्स क्रश किया हुआ, मतलब उसको उसने चकनाचूर कर रखा था करी ने, और वो कहाँ पर मिला, करी की शेड में। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। और मैं इसको देख के बहुत हैरान हुआ क्योंकि मैंने कभी भी वहाँ पर फ्रूट नहीं देखा था और आप जानते हो कि उसको ट्विग्स के ऊपर पाला जा रहा था, वह ट्विग्स खाकर पल रहा था। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruits from the table without my parents' permission, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, एक दिन वह डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था और देख रहा था कि वह सोच रहा था कि उसको कुछ फ्रूट्स ले लेने चाहिए टेबल से अपने पेरेंट्स के अनुमति के बगैर। तो ए लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक ए स्नेक, और एक लंबी काली चीज़ स्नेक की तरह सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपीयर्ड विद ऑल द बनानाज, और सारे बनानास को लेके गायब हो गई। देखिए फ्रेंड्स, खिड़की के अंदर से कैसे हाथी की सूंड आ रही है और उस बच्चे को लगा कि ये तो एक सांप है, ब्लैक स्नेक की तरह उसको लगा। सडनली केम आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट्स bananas and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं बहुत डर गया था क्योंकि मैंने आज तक बनाना को स्नेक को बनाना खाते हुए नहीं देखा था। मैंने सोचा कि यह बहुत खतरनाक सांप है
होना चाहिए दैट वुड स्नेक इन, जो कि अंदर आएगा और फ्रूट ले जाएगा, जो कि अंदर आता था, जो कि अंदर आएगा और फ्रूट ले जाएगा। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस। मैं रूम के अंदर से जोर से भाग के निकला, विद ग्रेट फियर, बड़े डर से अपने दिल में लिए हुए वहाँ से भागा घर की तरफ। feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us। यह सोच रहा था कि स्नेक दोबारा से आएगा घर में और वह हम सभी को, ईट ऑल द फ्रूट, और सभी फ्रूट खाएगा और हम सबको मार देगा। एज आई वेंट आउट आई सा क्रीज बैक डिसअपियर इन द डायरेक्शन ऑफ पवेलियन एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वांटेड दिस हिज कंपनी टू चीयर मी अप। तो मैंने देखा कि करी जा रहा था, मैंने उसकी पीठ देखी, वो कहाँ पर जा रहा था, अपने पवेलियन में। तो मैं बहुत डरा हुआ था, मैं सोच रहा था कि करी की कंपनी ले लूँ, करी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ ताकि हौसला बने इसके अंदर। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मतलब वह उसके पीछे दौड़ा और उसने पाया कि करी पवेलियन के अंदर बनानास को खा रहा था। अब भी वह आश्चर्यचकित था और खड़ा होकर देख रहा था। द बनाना वर लाइंग स्ट्यून ऑल अराउंड हिम, और बनानास बुरी तरह से उसके चारों ओर बिखरे हुए थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। उसने अपनी ट्रंक को फैलाया था, एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे, और इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, मतलब उसने अपनी सूंड को आगे की तरफ बढ़ाया, जो बनाना उससे थोड़ी सी दूरी पर गिरा हुआ था उसको खाने के लिए। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक, और इस समय उसकी ट्रंक एक काले सांप की तरह दिखाई दे रही थी। आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीप, मेरे को पता चल गया था कि करी ही थीप था। फिर I went to him, pulled him out by the ear, and joyously showed my parents that it was curry and not I that had eaten all the fruit these many weeks। इसका मीनिंग क्या हुआ, उसने उसको खींच के कान से पकड़ के अपने पेरेंट्स के पास लेके गया और उनको बताया जो ये जितने बनाना खाए गए थे वो उसने नहीं खाए थे इतने हफ्तों से। Then I scolded him, for elephants understand words as well as children, and I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, मैंने उसको scolded डांटा, और एक एलिफेंट के लिए समझना वर्ड्स को उतना ही आसान है, वह ऐसे ही वर्ड्स को समझता है जैसे कि एक बच्चा हमारे वर्ड्स को समझता है। और मैंने उसको कहा, अगर अगली बार तुम कुछ भी चीज़ मतलब फ्रूट्स या चुराते हुए दिखाई दिए, तुम्हारी पिटाई होगी। विप्ड मतलब कोड़ों से तुम्हारी पिटाई होगी, चाबुक से तुम्हारी पिटाई होगी। ही न्यू दैट वी वर all angry with him, even the servants। His pride was so injured that वह जानता था कि हम सभी उससे गुस्सा थे, और सर्वेंट्स भी जो उनके नौकर थे वो भी। His pride was so injured, और उसकी प्राइड क्या होता है, उसका गौरव, गर्व, उसका गौरव बहुत इंजर्ड हुआ, मतलब उसको ठेस पहुंची इस बात की। दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, और उसने कभी कोई चीज़ नहीं चुराई डाइनिंग रूम से। एंड फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद, इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, और अगर कोई भी उसको फ्रूट देता, ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ टू थैंक देम, और वह ऐसे आवाज़ निकालता थी कि जैसे वह उसका धन्यवाद कर रहा हो। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin।
एक एलिफेंट को सजा दी जानी चाहिए अगर वह कुछ गलत कर रहा हो। तो अगर आप उसको बिना बात के पुनिश कर रहे हो, सजा कर रहे हो, तो वह उसको हमेशा याद रखता है और उसको यू पे यू बैक इन योर ओवन कॉइन, और उसको सूद समेत लौटाता है। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट and when to walk, when to go fast, when to go slow. You teach him these things as you teach a child. If you say that and pull him by the hair, he will gradually learn to sit down. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स कि उसको सिखाया जाना चाहिए कि कब बैठना है और कब चलना है, और कब तेज चलना है और कब स्लो चलना है। तुम उसे सिखाते हो जैसे कि एक बच्चे की तरह। अगर आप ऐसे बोलते हो धत और उसको कान से खींचते हो, वह आराम से बैठ जाता है। सिमिलरली इफ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक। और ऐसे ही अगर आप माली कहते हो और उसकी ट्रंक को पकड़ के आगे की तरफ खींचते हो आराम से, तो वह समझ जाता है कि यह वॉक के लिए साइन है। करी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन्स। उसने 3 पाठों के बाद माली क्या था, वो माली मतलब जो इशारा था, जो साइन था, उसको उसने सीख लिया था। मतलब ऐसा करते ही खड़ा होके चलना। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धात। और उसको 3 हफ्ते लग गए धात को सीखने के लिए। He was not good at sitting down. And do you know why an elephant should be taught to sit down? और वह इतना अच्छा नहीं था नीचे बैठने में। और तुम क्या जानते हो कि एक एलिफेंट को क्यों सिखाया जाना चाहिए बैठने के लिए? Because he grows taller and taller than you, who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old. और आप जानते हैं कि वह अब बड़ा होता जाता है, बड़ा और बड़ा होता जाता है। तो कौन परवाह करता है इसकी? जब वह 2 या 3 साल तक का होता है, मतलब 2 या 3 साल तक का होता है, तब तो उसकी हाइट नॉर्मल होती है। उसके बाद उसकी हाइट बढ़ जाती है। अब उसको सिखाया जाना चाहिए कि बैठ जाओ। यू कैन ओनली रीच हिज बैग विद ए लेटर। इट इज देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट, सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, फॉर हु वुड वांट टू कैरी ए लेडर अराउंड ऑल द टाइम। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर आप उसको उसकी पीठ के ऊपर पहुंचना है तो आपको सीढ़ी की जरूरत होगी, क्योंकि हाथी बहुत बड़े हो जाते हैं समय के अनुसार। इसीलिए कि अच्छा होगा कि उसको सिखा दो बैठना धत कह के, सो दैट ताकि आप उसकी बैक के ऊपर चढ़ सको। कौन चाहेगा हमेशा अपने साथ सीढ़ी लेके चले उसकी पीठ के ऊपर बैठने के लिए? द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रिंग हिजिंग हाउलिंग साउंड एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? जो सबसे मुश्किल चीज होती है हाथी को सिखाना, वो क्या होती है? एक मास्टर कॉल। और यह सामान्यतः 5 साल लग जाते हैं इसको अच्छी तरह से सिखाने के लिए। तो मास्टर कॉल क्या होती है फ्रेंड्स? एक स्ट्रेंज हिसिंग, हिसिंग मतलब सांप की आवाज़, और हाउलिंग शेर की दहाड़ साउंड, एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, जैसे कि एक स्नेक और टाइगर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हों। इस तरह की आवाज़ निकालनी होती है मास्टर कॉल के अंदर, उसको सिखाना होता है। एंड डू यू नो वट यू एक्सेप्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गेव हिम द मास्टर कॉल? क्या तुम जानते हो कि एलिफेंट इसके बाद क्या करेगा जब तुम उसको मास्टर कॉल दोगे, उसको सिखा दोगे जब? If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the star above, you dare not to stay very long anywhere. मान लो आप जंगल में खो गए हो, तो अगर कोई रास्ता नहीं है वहाँ पर, हर मतलब बहुत एवरीथिंग इज ब्लैक, ब्लैक मीन्स हर सभी चीज़ें ब्लैक है, सिर्फ तारों को छोड़ के,
यू डेयर, तुम नहीं चाहोगे कि वहाँ पर लंबे समय तक रहो। द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल एट वंस। द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। तो एक ही रास्ता है आपके पास कि हाथी को मास्टर कॉल दो, जो हाथी आपके साथ है उसको मास्टर कॉल दो, और फिर क्या करेगा हाथी, सभी पेड़ों को नीचे गिरा देगा उसके सामने जो भी हैं अपनी ट्रंक से। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और इससे क्या होगा, सारे एनिमल्स डर के वहाँ से भाग जाएंगे। एज द ट्रीज कम क्रैशिंग डाउन monkeys wake from their sleep and run from branch to branch। जैसे ही एलिफेंट पेड़ों को नीचे तोड़ के गिराएगा, उखाड़ के गिराएगा, तो मंकी क्या होंगे, स्लीप से जाग जाएंगे और एक शाखा से दूसरी शाखा की तरफ भागने लगेंगे। मास्टर कॉल का मीनिंग ये हुआ फ्रेंड्स कि ये है एक इशारा होता है एलिफेंट्स को, उनको रास्ता दिखाने के लिए। जब आप जंगल के अंदर फंस जाओ तो एलिफेंट क्या करेगा, रास्ता बना देगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ होंगे, इन पेड़ों को तोड़ के गिरा के। You can see them in the moonlight and you can almost see the stags running in all direction below। मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, अब मान लिया आप घने जंगल के अंदर फंस चुके हो तो आपके नीचे ज़मीन तक मूनलाइट भी नहीं आएगी और आपको रास्ता नहीं दिखेगा, तो हाथी आपकी हेल्प करेगा उन पेड़ को, सभी पेड़ों को चकनाचूर करने में। और आप देख सकते हो स्टैग्स का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, हिरण। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस इवन ही इज फ्राइटन्ड देन द एलिफेंट पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट सून यू विल फाइंड दैट ही हैज मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर आपको रास्ता नहीं पता चल रहा तो एलिफेंट क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। जो प्लांट्स रास्ते के अंदर है जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा घने पेड़ को, वह उखाड़ फेंकेगा और नीचे गिरा देगा। इससे क्या होगा, मंकी भी डर जाएंगे, एनिमल्स भी डर जाएंगे और वहाँ से भाग जाएंगे और आपका रास्ता साफ हो जाएगा और फिर आपको मूनलाइट में रास्ता दिखाई देगा और फिर वह एक सीधा रास्ता आपके घर की तरफ बना देगा। इस लेसन के राइटर कौन है फ्रेंड्स, धन गोपाल मुखर्जी। और ये लेसन कहाँ से लिया गया, फ्रॉम करी करी, कोई भी लेसन का नाम है द एलिफेंट। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो हो सकता है आपका स्कूल रेगुलर स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लगे, इसलिए फ्रेंड्स आप इन हमारे चैनल पर आके अपना सिलेबस देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।